संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले संसद भवन के पार्लियामेंट एनेक्स बिल्डिंग में सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जो अब संपन्न हो चुकी है। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सर्वदलीय बैठक में जो मुद्दे हर दल से आए उसका उन्होंने स्वागत किया और कहा कि विपक्ष से भी ये मांग करी कि संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाए और संसद को सुचारू रूप से अगर नहीं चलने दिया जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और देश की जनता चाहती है कि संसद एक व्यवस्थित ढंग से चले। इसके साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जब सर्वदलीय बैठक में ये बात आई कि दल के कुछ नेता और विपक्ष के कुछ नेता ने वहां वॉकआउट किया और फिर उसके बाद वापसी करी, उस पर उन्होंने कहा कि ये वॉकआउट औपचारिक था, उससे उनको बुरा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 लोकसभा सांसद हैं जो स्पीकर से ओम बिरला से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं और ये मांग कर चुके हैं कि वो अलग से बैठने की मांग कर रहे हैं और सरकार का काम है कि इन 20 लोकसभा सांसदों को सर्वदलीय बैठक में बुलाना, जो सरकार ने किया। अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम जिनसे हम लेते हैं एक एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच में जिन 3 महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करेंगे उन टॉप लाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहली खबर संसद के मानसून सत्र से जुड़ी होगी और मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है जहां विपक्ष का यू टर्न देखने को मिला है, पहले वॉकआउट और फिर वापसी। ऐसा क्यों उन्होंने किया और कौन से मुद्दे सर्वदलीय बैठक में उठाए गए और कौन कौन से विधेयक इस मानसून सत्र में लाए जाएंगे, बताएंगे आपको तफ्तीश के साथ न्यूज पंच में। इसके साथ दुग्ध क्रांति सिर्फ गुजरात में नहीं, अब बंगाल में भी इसकी गूंज देखने को मिलेगी क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमूल क्रांति बंगाल में उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। 700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट और दुनिया का क्यों कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दही का उत्पादन यहां से होगा। तीसरी खबर जो है वो बेंगलुरु से जुड़ी हुई होगी। आपको बता दें कि वहां लाल बाग है जो एक बोटानिकल गार्डन के तौर पर बहुत चर्चित है, लेकिन आज ये बोटानिकल गार्डन सियासी पारा उसका हाई इसलिए हो गया है क्योंकि वहां बोटानिकल गार्डन में जो एक हरित क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं एक ऐसी परियोजना लेकर आई जा रही है जो विवाद का एक बड़ा कारण हो गई है और बीजेपी ने उठाए हैं सवाल। क्या है लाल बाग पर बवाल, बताएंगे ये भी आपको न्यूज पंच में। चलिए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं और एक एक खबर को विस्तार के साथ जानते हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही संसद का सियासी तापमान बढ़ गया है। सर्वदलीय बैठक तो उस वक्त असहज स्थिति बन गई जब विपक्ष ने टीएमसी के बागी सांसदों को बैठक में बुलाए जाने पर कड़ा एतराज जताया। विरोध के तौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झामुमो, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वाम दल और शिवसेना यूबीटी समेत कई विपक्षी दल बैठक से सांकेतिक रूप से बाहर निकल गए। हालांकि कुछ देर बाद ये दल दोबारा आकर बैठक में बैठ गए और विपक्ष का यहाँ कहना है कि जिन सांसदों की सदस्यता और विलय का मामला अभी स्पीकर के समक्ष लंबित है उन्हें सर्वदलीय बैठक में शामिल करने का कोई आधार ही नहीं है। वहीं सरकार ने साफ किया और आपने अभी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को भी सुना। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर जो सरकार है वो चर्चा के लिए तैयार है और ये 20 सांसद अब एनसीपीआई के साथ जो इनका विलय हो चुका है, अब ये एनसीपीआई के जो 20 सांसद हैं इनके स्पीकर से भी मुलाकात हो चुकी है और इनको एक अलग बैठने की जगह चाहिए, इन्होंने ये डिमांड की है। लेकिन ये 20 लोकसभा सांसद हैं तो सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं को, सभी दलों के सांसदों को आमंत्रित किया जाता है ताकि संसद की कार्रवाई में उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, वो एक दिन पहले क्या बातचीत करने वाले हैं सरकार से, वो साफ हो जाए। और साथ ही साथ इस पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव जो है वो साफ तौर पर अब दिखाई देने लग गया है। क्या ये सर्वदलीय बैठक में आज जो हुआ वो संसद के मॉनसून सत्र का ट्रेलर था? आइए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे पहले वॉकआउट हुआ और फिर यू टर्न लेते हुए वापसी भी हो गई।
तो देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक जो है वो संपन्न हो चुकी है और सर्वदलीय बैठक से विपक्ष का वॉकआउट साफ तौर पर देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी का विरोध यहां सुनाई दिया। बागी सांसदों को बुलाने से विपक्ष यहां नाराज दिखा। उन्होंने कहा कि ये जो सांसद हैं जो बागी हो चुके हैं उनको क्यों बुलाया गया है, और वॉकआउट के बाद फिर बैठक में लौटा विपक्ष। हालांकि किरण रिजिजू ने अभी जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा ये जो वॉकआउट था वो औपचारिक था। कई अहम विधेयकों पर इस मॉनसून सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा 8 अहम विधेयक हैं जो इस मॉनसून सत्र में लाए जाएंगे। हालांकि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि सभी दल के नेता आए और एक अच्छी बातचीत हुई है। सभी से ये अनुरोध किया गया है कि संसद को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाने दिया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिल लाने से पहले सूचित भी किया जाएगा। तो यहाँ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कह दिया है कि संसद को सुचारू रूप से चलने के लिए विपक्ष का साथ आना बेहद ही जरूरी है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस समय जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, अभी हमने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सुना। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो वॉकआउट था वो औपचारिक था और उन्हें बहुत बुरा नहीं लगा, और कहीं ना कहीं स्पीकर से मुलाकात के बाद ये 20 सांसद हैं। अब जब स्पीकर से की जो वो कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल, उसका इंतजार किया जा रहा है, तो क्या ये उतना जरूरी है, या सर्वदलीय बैठक में सभी का आना बेहद जरूरी था क्योंकि मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है? देखिए, इसमें 2 तर्क है। पहली बात तो है कि विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि जब एक तरह से उनके जो अलग गुट हैं उसको क्यों बुलाया गया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, उस पर आपत्ति जताई और सांकेतिक विरोध वॉकआउट के जरिए किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने बात स्पष्ट तौर पर कही है कि जब 20 सांसद वो एनसीपीआई में विलय की बात कहते हैं और उस आग्रह के साथ स्पीकर से मिलते हैं, तो इतने बड़े एक धड़े को कैसे ना बुलाएं। उनका काम है कि अलग अलग दलों के जो सदन के नेता हैं या जो अगुआ हैं उनको संसदीय कार्य मंत्री सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाते हैं, तो ऐसे में कैसे उनको छोड़ सकते हैं। तो ये अलग अलग तर्क है। हम जानते हैं कल जो फैसला आया लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, उसमें जो शिवसेना के जो सांसद उद्धव गुट के थे उनका विलय 6 सांसदों का मंजूर कर लिया गया शिवसेना में, यानी शिवसेना शिंदे गुट में। और दूसरा बात जो है कि टीएमसी के जो 20 सांसद जिन्होंने एनसीपीआई में विलय की एक पत्र दिया था कि उन्होंने एनसीपीआई में विलय कर लिया है, उनको एक अलग बैठने की इजाजत दे दी गई टीएमसी से अलग। वो मामला अभी आगे जाएगा, तो इसको लेकर टीएमसी की आपत्ति थी। कांग्रेस और बाकी दलों ने भी इस पर आपत्ति जताई, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि कैसे कितने बड़े गुट को, उसके अगुआ को वो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर सर्वदलीय बैठक में ना बुलाए। सरकार बिल्कुल चलेंगे, लेकिन जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का रवैया सामने आया, पहले वो निकल जाते हैं, वॉकआउट करते हैं और फिर वापसी कर देते हैं। क्या कहा जाए कि एक दिन पहले जब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, कहीं ना कहीं विपक्ष का ये ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है कि किस तरीके से वो संसद के मॉनसून सत्र को चलाना चाहती है। देखिए, हम अगर आप बीते कुछ महीनों में देखें, जब विशेष सत्र बुलाया गया था उसके बाद से राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें विपक्षी दलों को झटका लगा है। आप देखें कि तमिलनाडु में सत्ता बदल गई है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई है। अब विपक्ष, इंडी गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चाहते हैं कि वो एकजुट एक तरह से दिखे सदन के अंदर विभिन्न मुद्दों को लेकर, और ये वो एक कवायद है। सरकार को एक संकेत देने की कोशिश है कि जो तोड़फोड़ हुई है उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट है, और जो लोकसभा अध्यक्ष ने फैसला दिया है या फिर जिस मामले में अभी फैसला विचाराधीन है उस पर उनका क्या रुख है, इस बात को भी इसके जरिए संकेत दिया गया। और इसीलिए एक सांकेतिक हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन वॉकआउट के जरिए किया गया, इससे एकजुटता का संदेश दिया जा सके। लेकिन हम जानते हैं कि डीएमके पहले ही इंडी गठबंधन से अलग बैठने की मांग कर चुकी है। टीएमसी में एक बड़ी टूट पहले ही हो चुकी है। आप देखें कि उद्धव ठाकरे संसद में शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, तो एक अलग गणित भी नजर आने वाला है, एक अलग मैथ्स नजर आएगा, क्योंकि कई इधर समीकरण बदलते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कई जो पार्टी के सांसद हैं वो अलग हो गए। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा एक समीकरण बनता हुआ नजर आता है लोकसभा में। फिलहाल शैलेंद्र, सभी की निगाहें कल के मॉनसून सत्र से केस पर जुड़ी हुई रहेंगी, क्योंकि अब कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। देखना होगा कि कौन कौन से वो विधायी कामकाज हैं जो देखने को मिलते हैं। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कभी गुजरात की पहचान रही अमूल की डेयरी क्रांति अब उसकी नई गूंज सुनाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। आज कोलकाता में रखी जा रही है उस परियोजना की नींव जिसे दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन का संयंत्र बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इस पहल का मकसद साफ है कि सिर्फ डेयरी उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि गांव में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए एक मजबूत डेयरी इकोसिस्टम तैयार करना। यानी ये परियोजना दूध से कहीं आगे बढ़कर बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नए बदलाव की शुरुआत का संकेत दे रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है ये अमूल बंगाल डेयरी परियोजना और कैसे मिलेगा इससे फायदा पश्चिम बंगाल को, देश को। चलिए ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि कैसे ये खुशहाली लेकर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि दूध से बढ़ने वाली है यहाँ एक अर्थव्यवस्था, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दही प्लांट यहाँ खुलने जा रहा है। बंगाल का 700 करोड़ रुपए का ये डेयरी प्रोजेक्ट है जिसको केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जिसका आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और खासकर कहा जा रहा है कि करीब 1.5 लाख किसानों और 30,000 महिलाओं को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार सृजन के कई अवसर यहाँ से बढ़ते हुए नजर आएंगे। हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार कई नए जो है बदलाव किए जा रहे हैं। उसमें एक ये भी अमूल डेयरी क्रांति जो है एक नया अध्याय लेकर जुड़ रहा है, जो कभी सिर्फ गुजरात के साथ था। समृद्ध किसान और मजबूत अर्थव्यवस्था, कहीं ना कहीं यही विजन है इस पूरी परियोजना का। कहा जा रहा है करीब 1.25 लाख से ज्यादा दुग्ध उत्पादक किसानों को इससे लाभ होने वाला है। 30,000 से ज्यादा जो महिला दुग्ध उत्पादक है उनका एक सशक्तिकरण यहाँ देखने को मिलेगा और साथ ही किसानों को मिलने वाला एक स्थायी बाजार और बेहतर वैल्यू चेन, यानी कि उनकी आय भी यहाँ से बढ़ेगी और साथ ही साथ एक नया बाजार भी उनको यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। सहकारी समितियों के विस्तार से बढ़ने वाली है ग्रामीणों की आय और सिर्फ यहाँ दुग्ध और दही उत्पादन ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स में बढ़ेगा रोजगार। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यहाँ एक नई रफ्तार, एक नई गति मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है उसको यहाँ एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा इस अमूल डेयरी विकास परियोजना से। तो एक किसान तो यहाँ समृद्ध होगा ही होगा, यानी कि गांव की अर्थव्यवस्था भी यहाँ से बढ़ती हुई नजर आएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, कितनी महत्वपूर्ण है ये परियोजना और अगर पश्चिम बंगाल के लिहाज से देखा जाए तो सहकार से समृद्धि तक कितना बड़ा यहाँ बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा राज्य को? सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भावना, देखिए ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा क्योंकि विकास की जो बात बंगाल में चुनाव के वक्त भी हुआ था, जो भाजपा का जो कमिटमेंट था बंगाल की जनता के लिए, उसकी और भी ये 2 महीने में सिर्फ एंटी सोशल एक्ट नहीं, यूसीसी की जो दावा है उसका जो प्रोसेस शुरू है वो नहीं, उसके साथ साथ विकास का जो रास्ता है वो उस विकास का काम भी शुरू हो गया है। और अमूल का जो है आज वो हावड़ा के सकलाइल में जो होगा 700 करोड़ का जो प्लांट का उसका जो भूमि पूजन होगा, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ से ये भूमि पूजन हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेशा है, क्योंकि अगर केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह खुद इसका उद्घाटन करते हैं तो ये देश भर में ये मैसेज जाता है कि आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लगनी करना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज जाता है कि अब डेस्टिनेशन बंगाल है। आपको यहाँ पे कानून व्यवस्था का सुधार मिलेगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मिलेगा। अगर आपका लागत 100 करोड़ से ज़्यादा होता है तो आपको कहीं पंचायत की कोई अनुमति नहीं लगेगी, आपको म्यूनसिपैलिटी की कोई अनुमति नहीं लगेगी। सिर्फ एक विंडो से आपको सारे क्लियरेंस मिल जाएंगे। और अगर आपके वहाँ पर आपकी अगर लागत होती है, रोजगार होता है, तो उसके साथ साथ आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो 15 साल के शासनकाल में ममता बनर्जी में रंगदारी का जो आरोप था, काटमानी का जो आरोप था, तोलाबाजी का जो आरोप था, उसका भी खात्मा किया गया है। पहले एंटी सोशल सर्विस एक्ट लागू किया गया है। कानून व्यवस्था के सुधार के लिए स्टेट और सेंट्रल में कोऑर्डिनेशन हो रहा है और ये जो एटमॉस्फेयर है, ये
इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, पर ताकि वो बंगाल आए, जो बंगाल से चले गए थे, जो पलायन हुआ था, उसका रोक कर सुधार कर फिर बिल्कुल बंगाल की अर्थव्यवस्था को यहाँ मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, औद्योगिक विकास यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस अमूल दुग्ध क्रांति की हम बात कर रहे हैं, उसका जो आज भूमि पूजन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बंगाल में विकास में एक नया अध्याय जोड़ता हुआ नजर आएगा। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खबर बेंगलुरु से जुड़ी हुई है, जहां लाल बाग को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। क्यों, बताएंगे आपको न्यूज पंच में इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ, सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है, इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका स्वागत है। खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु का लाल बाग सिर्फ एक बोटानिकल गार्डन नहीं, बल्कि शहर की पहचान, उसकी विरासत और पर्यावरण का अहम आधार माना जाता है। लेकिन अब यही लाल बाग सियासत के केंद्र में आ चुका है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने यह आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार सड़क परियोजना के लिए लाल बाग की करीब 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी कर रही है। भाजपा इसे बेंगलुरु की हरित धरोहर पर खतरा बता रही है और लाल बाग फॉर सेल अभियान के जरिए सरकार को यहां घेरती हुई नजर आ रही है। आखिरकार लाल बाग पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों लाल बाग खास है बेंगलुरु के लिए। बेंगलुरु की हेरिटेज साइट जो है उसको कहा जाता है लाल बाग, और लाल बाग की 5 एकड़ जमीन पर यह विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने यहां बड़े सवाल उठाए हैं कर्नाटक सरकार पर। पर्चे बांटकर कर्नाटक सरकार को उन्होंने घेरा है। साथ ही उन्होंने लाल बाग फॉर सेल टैगलाइन वाले बांटे हैं पर्चे, यानी कि लाल बाग को बेचने की तैयारी कर रही है इस समय कर्नाटक सरकार। राज्य सरकार पे बड़े आरोप हैं कि जमीन अधिग्रहण यहां लाल बाग की करने की योजना है। वो लाल बाग जो जाना जाता है अपनी विरासत के लिए, हरित क्षेत्र के लिए, और साथ ही साथ पहचान जो है उससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये हेरिटेज साइट के तौर पर भी बहुत मशहूर है। यहाँ हमारे साथ ज्योति जुड़ गई है बेंगलुरु से ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति, अभी हमने कुछ दिन पहले एक और सड़क परियोजना की बात करी थी जिसको लेकर भी बवाल मचा था, और जो कि बिदादी प्रोजेक्ट था, बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट। आज लालबाग की हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार पर लगातार कई सवाल यहां खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जो क्षेत्र एक हरित क्षेत्र है उसको क्यों हम उस विकास के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिससे उस हरित क्षेत्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। यस भावना जी, जैसे आपने कहा बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है। अभी जो लालबाग रोड प्रोजेक्ट को लेकर जब से ये स्टार्ट शुरू हुआ है उस दिन से आज तक भी बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या इस पर बहुत ही गहराई से उन्होंने अपोज करते आए। आज उन्होंने लालबाग में वहां पे जाकर, जहां पे विजिटर्स और मॉर्निंग वॉकर्स उनके साथ वहां पे बातचीत कर कर लालबाग फॉर सेल, मतलब लालबाग अभी बेचने के लिए है, राज्य सरकार इसे बेचने की तैयारी कर रही है। जो जिस दिन से ये लालबाग रोड प्रोजेक्ट, ये टनल रोड प्रोजेक्ट है, सरकार, हालांकि सरकार कहते आ रहे हैं कि ये टनल रोड प्रोजेक्ट बेंगलुरु की ट्रैफिक की कंजेशन करेंगी, डी कंजेशन करेंगी, लेकिन जिस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, ये जो प्रोजेक्ट है 17 किलोमीटर की है, वो है
बेंगलुरु की हेब्बाला से लेकर सिल्क बोर्ड तक, जहां पे जो ट्रैफिक बहुत है। तो इस 17 किलोमीटर टनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर चिंता क्यों जता रही है एक्टिविस्ट हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो या बीजेपी का हो? ये जो प्रोजेक्ट है ये हेब्बाला से लेकर सिल्क बोर्ड से जो जाएगी 17,000 करोड़ की प्रोजेक्ट है, लालबाग के नीचे जाएगी। जो लालबाग हमारी बेंगलुरु के लिए हेरिटेज है और लंग स्पेस है। जैसे लालबाग में इतना विस्तार, पेड़ पौधे हैं और लेक्स है, ना ही केवल लोगों के लिए, एक लेक्स जो स्पीसीज के लिए, चिड़िया के लिए, पेड़ पौधों के लिए लालबाग बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज माना जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है लालबाग में 700 मीटर तक और 50 से 100 मीटर तक गहराई पर जाएगी। ये बहुत चिंताजनक की बात है। तो लालबाग की जो गहराई में जाएंगी, ऑब्वियसली सरकार कहते हैं कि लालबाग में कोई पेड़ पौध कट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसमें इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट की कहना है ये जो टनल रोड प्रोजेक्ट है लालबाग की जो इकोनॉमी है उस पर इरिवर्सिबल इम्पैक्ट हो जाएगा जी, तो परिणाम बहुत करेगा। तो इसके साथ साथ जो झील है, लेक है लालबाग में, उसमें भी बहुत परिणामजनक होगा, क्योंकि इस लेक में चिड़िया आते हैं और लोग भी वहां पे जो जी ज्योति, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बड़ा नुकसान यहाँ पहुंच सकता है, ये कहना है एक्टिविस्ट का, ये कहना है बीजेपी का। देखते हैं कि सरकार इस पर क्या रुख आगे करती है। फिलहाल ज्योति, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। दीजिए अनुमति, नमस्कार।